उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपनी कम मात्रा में उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के गुण धर्म पढ़े कि उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में लेने से ही अभिक्रिया का वेग है वो चेंज काफ़ी मात्रा में कर देते हैं। उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया में काम नहीं आता, अभिक्रिया के बाद में बचा रह जाता है। उत्प्रेरक की प्रवृत्ति विशिष्ट होती है, यानी कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम आते हैं। अपने प्रवर्धक क्या होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वो प्रवर्धक होते हैं। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, वो उत्प्रेरक विष होते हैं। तो उत्प्रेरकों के गुणधर्म पढ़ने के बाद में ये उत्प्रेरण क्रिया है वो कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि उत्प्रेरक कितने प्रकार की से क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि, अमोनिया है वो हेबर विधि से बनाई जाती है। हेबर विधि में N2+3H2 की क्रिया कराई जाती है और यहाँ पर उत्प्रेरक काम में लिया जाता है Fe। Fe है वो कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर जो प्रवर्धक होता है, मॉड्यूलेटर या प्रोमोटर होता है, वो MO होता है और यहाँ पर बन जाता है 2NH3। तो यहाँ पर Fe है वो धनात्मक कैटलिस्ट है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर कर ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है वो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर क्रिया करता है। तो MnO2 क्या होता है? ये भी एक प्रकार का धनात्मक कैटलिस्ट होता है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप H2SO4 बनाते हो, H2SO4 बनाने के लिए क्या करते हैं कि S की क्रिया, सबसे पहले S की क्रिया O2 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है SO2, और SO2 की क्रिया फिर O2 के साथ कराते हैं तो बन जाता है SO3। संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है V2O5 और प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में होती है। V2O5 और प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में होती है। V2O5 और प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, V2O5 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, 4 और 2 6, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। संतुलित तो कर सकते हो आप, 2 दूआ 4, 4 और 2 6 और 3 दूआ 6। तो यहाँ पर ये V2O5 और प्लेटिनम एस्बेस्टस होती है, PT एस्बेस्टस की उपस्थिति में यह संपन्न होती है। और H2SO4 बनाने की जो H2SO4 बनाने की विधि होती है उस विधि को कहा जाता है संपर्क मेथड, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक के काम आया है वो धनात्मक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक देखिए क्या, जैसे H2 ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। फिर इस क्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालाइसिस कहा जाता है। जैसे H2O2 को कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो H3PO4 की उपस्थिति के अंदर है। ये इसके 2 मोल ले लो तो ये टूट कर क्या बनाता है, H2O और ऑक्सीजन बना देता है। तो इसको टूटने से रोकने के लिए H2O2 होती है, वो आपको पता है कि घाव वगैरह धोने के काम में ली जाती है, दवाई होती है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि ये टूटकर जल में बदल गए तो जल से तो घाव वगैरह धो दिए जाएं तो क्या हो जाता है, जल है वो रिएक्शन कर सकता है, जल है वो घाव में अपने कहते हैं ना पानी चढ़ गया। तो जल में बदलने से रोकने के लिए यहाँ पर
फोस्फोरिक एसिड काम में लिया जाता है H3PO4। तो H3PO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया है, फोस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया है, वो का स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। इसके अलावा कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उत्प्रेरक को अलग से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अभिक्रिया के दौरान ही उत्प्रेरक उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपने पढ़ा कि एस्टर का जल अपघटन, तो एस्टर है ये, मान लो C2H5, एथाइल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट होता है, ये एक एस्टर है और इसमें फलू जैसी गंध आती है। यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसका क्या हो जाए, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन हो जाए, यानी कि जल के साथ क्रिया कर ले। तो एक तरफ H जुड़ जाता है तो एसिटिक अम्ल बन जाता है, एक तरफ OH जुड़ जाता है तो एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ये CH3COOH और C2H5 पे OH बन जाता है। तो यह अभिक्रिया भी क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है, अम्ल बनता है। और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, अम्ल की उपस्थिति में होती है, यानी कि इसमें बना हुआ अम्ल खुद किसकी भांति काम करने लग जाता है, उत्प्रेरक की भांति काम करने लग जाता है। अर्थात कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें बना हुआ प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसे उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है। तो इस प्रकार के कई होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर अपने समांगी और विषमांगी बता सकते हैं। तो समांग उत्प्रेरण व विषमांग उत्प्रेरण, यानी कि समांगी उत्प्रेरक व विषमांगी उत्प्रेरक, जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम हो, यानी कि समान हो, तो समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। इस घटना को समांग उत्प्रेरण कहते हैं। जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो इसे क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। यानी कि क्रियाकारक की भौतिक अवस्था अलग है, उत्पाद की क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग है, तो विषमांगी उत्प्रेरण। तो इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया बनाने की हेबर विधि के बारे में। आप सभी जानते हो कि N2+3H2 ये गैस होता है, ये गैस होता है, लेकिन उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो सॉलिड होता है। तो जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है, यानी कि हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, विषमांग उत्प्रेरण या होमोजेनेसिस कैटालाइसिस कहा जाता है। और यहाँ पर बनने वाला आप जानते हो 2NH3 होता है। तो यहाँ पर जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान है तो विषमांगी उत्प्रेरक, ये तो विषमांगी उत्प्रेरक है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण या हेटेरोजेनस कैटालाइसिस कहते हैं। और समांगी में क्या होगा, जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम हो तो इसे कहा जाता है समांगी। जब क्रियाकारक, जैसे मान लो ये SO2 गैस है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी क्या है, गैस है, बनने वाला कैसा भी हो चाहे। जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक यहाँ पर लिया है NO, वो भी क्या है, गैस है, क्रियाकारक भी गैस है, ये कैटलिस्ट भी गैस, यानी कि रिएक्टेंट व कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था सेम है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को कहेंगे समांगी उत्प्रेरक, इस प्रकार की उत्प्रेरण को कहेंगे होमोजेनेसिस कैटालाइसिस या समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक है वो क्या है, समांग उत्प्रेरक है, या समांग या कहें समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसकी यहाँ पर संख्या को अपने ज़्यादा कर दें तो 2 अब संतुलित हो गई, 2s है, इधर 2s है, 3 2 6, 2 2 4 2 6। तो ये समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। अलग अलग जगह अलग अलग उत्प्रेरक काम आते हैं।
जैसे संपर्क विधि में V2 और प्लेटिनम एस्बेस्टस काम आते हैं। और ये अभिक्रिया आपने पढ़ी साबाते सेंड्रेंस अभिक्रिया, यहाँ पर रेने निकल काम आता है, रेने निकल काम आता है। और यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है और RCH डबल बंध CH2 के साथ ये बंध टूटता है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ये बंध टूटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, यानी कि डबल बंध किसमें बदल जाता है, सिंगल बंध। तो इस अभिक्रिया को साबाते सेंड्रेंस अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पर रेने निकल है, निकल ठोस है, ये द्रव है, लेकिन अपने उत्प्रेरक है वो अलग अलग जगह अलग अलग काम आया है, ये बताना चाह रहे थे। इस अभिक्रिया से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जा सकता है, इसीलिए साबाते सेंड्रेंस को जिंगलर-नाटा के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। अब जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, R3Al + TiCl4 को जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। ये एथाइलिन को पॉलीएथाइलिन में बदलने के काम आता है और यहाँ पर इसके एन अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये हाई डेंसिटी पॉलीएथीन बनती है, HDPE या HDP भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर R3Al + TiCl4 R3Al + TiCl4 काम आता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग उत्प्रेरक काम आता है। और लो डेंसिटी की पॉलीएथीन बनानी हो तो, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथीन की बजाय लो डेंसिटी पॉलीएथीन बनानी हो तो यहाँ पर आपको काम में लेना होगा R2O2। लिडलार कैटलिस्ट है, बर्चअप चेन में Na और NH3, यानी कि बहुत से कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में हल्की जानकारी प्राप्त की।